जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ एक ही झटके में एम्परर ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया। हाय गाइज, बेस्ट सेलिंग क्लासिक बुक 48 लॉज ऑफ पावर हर उस रीडर को पढ़ना चाहिए जो पावर हासिल करना चाहता है, चाहे पावर घर में हो, वर्क प्लेस में हो या फिर कहीं भी। हम चाहें या फिर नहीं चाहें, इस दुनिया में रहने के लिए हमें पावर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए खुद को पावरलेस बनाने का मतलब है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। सच बात तो यह है कि जितना ही ज़्यादा हम पावर हासिल करेंगे उतने ही बढ़िया दोस्त, लवर और फिर इंसान बनते जाएंगे। इसके लिए हमें अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब पावर हाथ में हो तो उसका गलत इस्तेमाल भी संभव है। सो आज इस वीडियो में हम इस बुक के पावर के इम्पोर्टेंस एंड उसको कैसे अचीव किया जाए, इन सभी चीज़ों को बेहद ही सिंपल स्टेज में डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1, डोंट ओवर बिलीव ऑन योर फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज योर एनिमी। हॉन डायनेस्टी ख़त्म होने के 700 साल बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। एक के बाद एक राजाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा था और आर्मी तख्ता पलट कर रही थी। इसी समय चीन का राजा बनने का मतलब एक अकेला इनसिक्योर राजा, जिसके हाथ में ना ही कोई पावर थी और ना ही कोई कमांड। मगर जब जनरल केओ सियोंग इसके राजा बने तो सारा गेम ही चेंज हो गया। एक्चुअली राजा बनने के बाद उसने अपने आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। जब सभी जनरल नशे में थे तो सुंग ने कहा, रोज़ मेरा दिन डर के साये में गुजरता है। खाने की टेबल हो या फिर बिस्तर में, कहीं भी मुझे आराम नहीं मिलता। हर पल मुझे मौत का डर सताए रहता है। मुझे लगता है कि आप में से कोई इस तरह के लाइफ के लिए राजा नहीं बनना चाहेगा। हो सकता है कि आप भी राजा बने तो इन्हीं सभी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस बात को सुनकर सभी जनरल्स को अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ और उन्होंने राजा के खिलाफ कोई भी साजिश न रचने और हमेशा वफादार रहने का वादा किया। बट राजा जानता था कि पैसे के लालच में वे अपना वादा तोड़ देंगे, जिससे उसने सभी जनरल्स को इसके बदले ज़मीन जायदाद और दौलत के मालामाल करने का वादा किया, ताकि राजा को मारने के लिए उनके पास कोई कारण ही न बचे। जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ एक ही झटके में एम्परर ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया। वहीं दूसरी तरफ दूर साउथ के इलाके में हॉन में सालों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन वहाँ के राजा लियू ने सरेंडर कर दिया था। इससे एम्परर सुंग ने खुश होकर उसे दोस्ती करने पर वाइन पीने के लिए बुलाया। लियू को शक था कि राजा उसे जहर देकर मारना चाहता है, इसलिए वह वाइन पीने से इनकार कर रहा था। यह बात जब सुंग को रियलाइज़ हुआ तो जल्दी से उसने अपना वाइन उठाया और पूरी वाइन घटक गया। इससे हॉन को यकीन हो गया कि सुंग उसे मारना नहीं चाहता, जिससे वे दोनों पक्के दोस्त बन गए। नाउ इस स्टोरी का मोरल है कि कभी कभी आपके बुरे दोस्त अक्सर आपसे काम निकालने के लिए चापलूसी करने लगते हैं, या फिर हो सकता है कि वे आपसे जलते हों। ऐसे दोस्त मुसीबत आने पर अक्सर भाग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ आपका कोई दुश्मन किसी सोने के खान से कम नहीं होते, बशर्ते वह खान आपको खोदने आने चाहिए। लॉ नंबर 2, कभी भी अपने मास्टर से आगे न निकलें। गैलीलियो के बारे में तो हम सभी जानते ही होंगे, क्योंकि वह एक ग्रेट इटालियन साइंटिस्ट था। लेकिन ईयर 1600 के शुरुआती दिनों में वह बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहा था, क्योंकि उसके रिसर्चेज के लिए सारी फंडिंग वो अपने रूलर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। उन दिनों रिसर्चेज की सारी क्रेडिट रूलर से ही ले जाते थे। हालांकि गैलीलियो ने बहुत सारे रिसर्च किए, लेकिन इसके बदले उसे रूलर्स केवल गिफ्ट देकर पे कर देते और उसे कभी इसके बदले कैश नहीं मिलता। बट ईयर 1610 में गैलीलियो ने जब जुपिटर के मून की डिस्कवरी की तो उसने रूलर को इम्प्रेस करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। उसने डिस्कवरी के हर पैटर्न को अलग अलग नामों से जोड़ दिया, जैसे किसी के लिए टेलीस्कोप और किसी के लिए किताब। लेकिन इस बार गैलीलियो ने जुपिटर के मून की डिस्कवरी मेडिसस के नाम पर रख दिया और उसकी यह स्ट्रेटजी काम कर गई, क्योंकि मेडिसस फैमिली के फाउंडर कोसिमो I जुपिटर को अपना सबसे पावरफुल देवता मानते थे। इसलिए कोसिमो I ने जुपिटर को मेडिसी डायनेस्टी का पावर सिंबल बना लिया। गैलीलियो ने दावा किया कि जुपिटर के 4 मून्स हैं और वो चारों मून्स कोसिमो II और उसके तीनों भाइयों के सिंबल जैसे ही हैं। चारों मून्स जुपिटर के चारों ओर इस तरह घूमते हैं जैसे कोसिमो I के चारों बेटे उसके चारों ओर। यह सब करके गैलीलियो पूरी इटली को यह दिखाना चाहता था कि मेडिसी फैमिली को हेवन की ब्लेसिंग मिली हुई है, और ऐसा हुआ भी। इससे खुश होकर कोसिमो I के बड़े बेटे कोसिमो II ने गैलीलियो को अपने राज्य का मैथमेटिशियन
और फिलोसोफर घोषित कर दिया। अब गैलीलियो को किसी डिस्कवरी के लिए किसी पैटर्न पर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब हर डिस्कवरी की क्रेडिट गैलीलियो को मिलने लगी। गैलीलियो को यह पता था कि सारे मास्टर अपने सब्जेक्ट से सुपीरियर बनना चाहते हैं। उन्हें यह डर होता है कि सब्जेक्ट उनके मास्टर से इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट न बन जाएं। इसलिए गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली की इतनी बड़ाई किया था। गैलीलियो ने खुद को रूलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसने खुद से ज़्यादा अपने मास्टर की शान बढ़ाई, जिससे खुश होकर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनाम दिए। अगर आपको भी अपने मास्टर की बड़ाई करना पड़े तो कीजिए, ले जाने दीजिए उन्हें अपना सारा क्रेडिट, लेकिन ऐसा सावधानी से करें। उन्हें यह हरगिज़ पता न चले कि आप उनसे ब्रिलियंट हैं। मासूमियत से अपना हर काम करते रहें, हर आइडियाज़ उनकी सलाह से करते रहें, वह आइडिया कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। और ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपको पावर नहीं मिल जाती, फिर यह बड़ाई करना आपके एडवांटेज में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट यानी थर्ड लॉ कहता है, उतना ही बोले जितना ज़रूरत हो। एंशिएंट टाइम में फ्रेंच कोर्ट में एक रिवाज था कि स्टेट इश्यूज़ को पहले डिस्कस किया जाता था, फिर इन इश्यूज़ को राजा लुइस 14 के सामने प्रेजेंट किया जाता था। तब नोबल्स और मिनिस्टर के बीच कई दिनों तक इस पर बहस चलती रहती। फिर उन्हें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने होते और फिर दोनों पक्ष राजा के सामने अपने व्यूज़ रखते थे। आखिर में रिप्रेजेंटेटिव राजा के पास आए और उन्होंने 2 पॉसिबल सॉल्यूशन बताए, लेकिन राजा बस सुनते रहे और उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब ये लोग अपनी बात पूरी कर लेते तो राजा कहता था, ओके आई विल सी, और यही कहकर राजा कोर्ट से चला जाता। इसी वजह से उसके कोर्टमैन्स को कुछ दिन बाद उसके निर्णय का पता चलता और उसकी अगले स्टेप को प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। और इसी वजह से वह सबकी कमजोरियां जानता था और वह किसी को भी हरा सकता था, क्योंकि वह सबकी कमजोरियों को जानता था, लेकिन उसकी कमजोरियों को कोई भी नहीं जान पाता। जैसा कि आपने जाना, कम बोलना आपके लिए एक वेपन साबित हो सकता है, बट इसके विपरीत अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो ये आपके लिए मौत का कारण भी हो सकता है। एग्जाम्पल, 1825 में निकोलस I तब रसिया का नया राजा बना था, लेकिन रेबुलर्स को यह सब पसंद नहीं था, क्योंकि वह चाहते थे कि रसिया एक डेवलप कंट्री बने। लेकिन निकोलस आखिरी अपराइजिंग में रेवोल्यूशन को सताने लगा और उसने हुक्म दिया कि रेबुलेशन के लीडर रेलेविव को फांसी दे दिया जाए। रेलेविव को फांसी देते वक्त उसका फंदा टूट गया, जो कि उस समय ऊपर वाले का वरदान माना जाता और दोषी को छोड़ दिया जाता था। तभी रेलेविव खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, देखा आप लोगों ने, रसिया में इन लोगों को कोई भी काम करना ढंग से नहीं आता, यहाँ तक कि एक ढंग की रस्सी बनानी भी नहीं आती। इससे राजा को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने अगले ही दिन फांसी देने का आदेश दे दिया। बदकिस्मती से इस बार रस्सी नहीं टूटी और रेलेविव अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसलिए कहा जाता है कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, और कम बोलने से गलतियाँ भी कम होंगी। कंक्लूजन, ये सब कुछ एडवाइसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए यूजफुल हैं जो पावरफुल बनना चाहते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। कभी भी अपने मास्टर से आगे ना बढ़ें। अपने दुश्मनों को यूज करने से मतलब कि लोगों को गलतियों को माफ़ करके उन्हें एक और मौका दें, और अपने ट्रू इमोशन को छुपा कर रखने से आप हम्बल और अनअज्यूमिंग बने रहेंगे, यानी दूसरों आपके एक्शन को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और कम बोलकर आप और भी बेहतर इंसान बनते जाएंगे। नाउ ये सारी चीज़ें मैंने आपको रॉबर्ट ग्रीनी की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर से बताई है। इस बुक में और भी ऐसे आइडियाज़ हैं, जैसे कि दूसरों के दिमाग से कैसे खेला जाए और दूसरों को अपने वश में कैसे किया जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें सभी स्टोरीज़ के माध्यम से बताए गए हैं। सो अगर आप इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं या फिर कोई भी 2 ऑडियो फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।